नमस्कार दोस्तों, मैं BS लखवाड़, BS टेक्निकल एंड साइको क्लासेज में आपका फिर से स्वागत। आज अपन जो पढ़ेंगे टॉपिक, जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, बेसिक परिभाषाएं। तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को यदि आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अपनी परिभाषाएं अच्छी तरीके से अपनी पूरी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यही वो परिभाषाएं हैं जो अपन को लास्ट तक हर चैप्टर के अंदर या हर पॉइंट के अंदर, चाहे वो अपन AC थ्योरी पढ़ें या DC थ्योरी पढ़ें या AC मशीन पढ़ें या DC मशीन पढ़ें, हर जगह अपन को ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिक जो परिभाषा है, इनको बिल्कुल एक एक परिभाषा को अच्छी तरीके से और बारीकी से समझने की ज़रूरत है। तो आओ चलो अपन शुरुआत करें इनकी। तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो है अपने पास में विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अपने पास इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? तो इसको अपन बोलते हैं विद्युत धारा। सबसे सिंपल और सबसे पहली परिभाषा और सबसे मेन समझने की जो चीज़ है वो पहली परिभाषा यही है अपने पास, क्योंकि हर जगह अपन चलेंगे भाई यहाँ धारा का मान कितना है, अपन को कहीं प्रतिरोध धारा मिलेंगे, वहाँ वोल्टेज का मान निकालना पड़ेगा। तो आज से अपनी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अब से पहले जो टॉपिक थे वो केवल परिचय थे अपने, आज से अपन को लगने लगेगा कि हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो परिभाषा है इसको गौर से समझे कि भाई विद्युत धारा होती क्या है एक्चुअली में। तो विद्युत धारा है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर। इलेक्ट्रॉन के बारे में अपन ने बेसिक वाली वीडियो में, जहाँ परमाणु की संरचना के बारे में अपन ने पढ़ा था, वहाँ अपन ने पूरी डिटेल से पढ़ लिया है। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, पहले उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लें। तो इलेक्ट्रॉन है, एक बार और इसके बारे में अपन चर्चा कर लें। इलेक्ट्रॉन अपने पास कौन है? तो ये प्रकृति का मूल कण है। इसके ऊपर आवेश होता है या नहीं होता है? तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है, और वो भी किस प्रकार का होता है? ऋणावेश होता है। यदि मान पूछे कि भाई कितना मान होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक जो मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहीं से अपनी थ्योरी के क्वेश्चनों को, टॉपिकों को, एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलना है, एक एक शब्द को, एक एक वर्ड को क्लियर करते चलना है। सबसे पहली चीज़ अपने पास है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर क्या कहलाएगी? विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन कौन है? तो इलेक्ट्रॉन प्रकृति का मूल कण है। इसके ऊपर कैसा आवेश होता है? तो इसके ऊपर ऋणावेश होता है। कितना आवेश होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है परमाणु की कक्षाओं में। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? परमाणु की कक्षाओं में। अपने पास इलेक्ट्रॉन के बारे में अपन जब पढ़ा था, तो अपन ने इलेक्ट्रॉन में भी देखा कि इलेक्ट्रॉन में भी एक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अपने पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉनों को अपन ने बोला था? तो कोई भी परमाणु है, उसकी कोई भी अंतिम जो कक्षा है, उस अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हैं जिनका उनके नाभिक के प्रति बहुत ही कम आकर्षण है, उन इलेक्ट्रॉनों को अपन बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और विद्युत धारा प्रवाहित करने में मुख्य जो भूमिका निभाते हैं वो कौन है? अपने वो हैं अपन के मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो अपन ने पढ़ लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनों में भी अपने पास में संयोजी और मुक्त हैं। तो मेन जो विद्युत धारा प्रवाहित करने में योगदान देने वाले इलेक्ट्रॉन है वो कौन से हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे? तो ये पाए जाएंगे परमाणुओं की कक्षाओं में। परमाणु की कक्षाओं में पाए जाते हैं, लेकिन अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों को अपन बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब अपने पास में इलेक्ट्रॉन कोई हवा नहीं है। इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले क्लियर करो, इलेक्ट्रॉन है कौन है? तो इलेक्ट्रॉन एक मूल कण है। सबसे मेन चीज़ क्लियर करो, एक मूल कण है अपने पास में। अब कोई भी कण है, छोटा है या बड़ा है, वो यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, भाई अपने पास में
मान लो यहाँ पे एक पेन है या कोई भी XYZ कोई भी वस्तु है अपने पास, इससे X वस्तु को अपन को A स्थान से कहाँ पहुँचाना है, B स्थान पर। A स्थान से B स्थान पर पहुँचाना है तो इसको अपन बोलते हैं A स्थान से B स्थान पर पहुँचाने को विस्थापन। और विस्थापन के लिए आवश्यकता पड़ेगी किसकी, बल की। तो बिना किसी बल के किसी भी वस्तु के अंदर विस्थापन संभव नहीं है, चाहे वो छोटे से छोटा है या बड़े से बड़ा है। उसको यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है तो अपन को किसी न किसी प्रकार का बल उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहली परिभाषा अपने पास में, बेसिक जो परिभाषा है इनमें सबसे पहली परिभाषा है विद्युत धारा क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर क्या कहलाएगी, विद्युत धारा। दूसरी बात, अपन अब सारे टॉपिक जो चलेंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से निकल जाता है, विद्युत धारा क्या है। ऑप्शन में मिलेगा अपन को इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर, या फिर अपन को ऑप्शन में मिलेगा प्रोटॉन के प्रवाह की दर या न्यूट्रॉन के प्रवाह की दर, या ये सभी की। तो अपने पास में विद्युत धारा है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर। इलेक्ट्रॉन कौन है, तो ये चीज़ दिमाग में पहले बैठा लो कि ये कौन है, मूल कण। अब मूल कण हो या कोई भी वस्तु हो, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित करना है, फ्लो कराना है, चलाना है या खिसकाना है, तो अपन को जरूरत पड़ेगी बल की। उस बल की चर्चा आगे अपन करेंगे जो कहलाएगा विद्युत वाहक बल। दूसरी यहाँ पे अपन एक चीज़ और गौर से समझें कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा अपने पास में यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई कूलम क्या है, तो कूलम अपना एक मात्रक है, एक यूनिट है, एक इकाई है। क्वेश्चन यहाँ से उल्टा आ सकता है, भाई कूलम किसका मात्रक है, या कूलम का आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है, तो आवेश का जो मात्रक है वो कूलम होता है। तो अपने पास यहाँ तक सारी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पाए जाएंगे, तो कोई भी परमाणु है किसी भी तत्व का या किसी पदार्थ का, कोई भी परमाणु है उस परमाणु की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहलाएंगे अपन के मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब अपन चलें अगली परिभाषा के ऊपर। तो विद्युत, उससे पहले अपन विद्युत धारा है, कोई भी अपने पास राशि है, उस राशि को अपन को नापना या मापना पड़ता है, और उसके नाप या माप करने के लिए अपन को ज़रूरत पड़ती है किसकी, मात्रक। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मात्रक की। तो अपने पास में विद्युत धारा का यदि अगला जो क्वेश्चन यदि पूछा जाए, भाई विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक, तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो कौन है, तो वो है अपन का एम्पियर। और एक क्वेश्चन है अपने पास में कि विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है, तो विद्युत धारा का जो प्रतीक है वो है अपन का आई, अंग्रेजी वर्णमाला का आई। तो अपने पास में एक तो क्वेश्चन है भाई विद्युत धारा किसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर। दूसरा विद्युत धारा का मात्रक कौन है, तो वो आएगा अपना ऑप्शन एम्पियर। तीसरा क्वेश्चन अपने पास में विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है, तो वो होता है अपन का आई। अब अपने पास में यदि कोई भी चीज़ अपन पढ़ेंगे तो आगे अपन जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हर कई जगह अपन को आएंगे कि किसी भी टॉपिक को अपन पढ़ रहे हैं तो वहाँ उसके प्रकार आएंगे, या फिर उसको अपन पढ़ते हैं वर्गीकरण के नाम से, या फिर उसको अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के नाम से। तो इसका मतलब अपने पास में विद्युत धारा केवल विद्युत धारा ही है, या विद्युत धारा भी कई प्रकार की अपने पास में है, एक प्रकार की है, दो प्रकार की है, या उससे भी ज़्यादा। तो मूल रूप से यदि अपन चलें तो विद्युत धारा की चर्चा हो रही है। विद्युत धारा का यदि प्रकार देखा जाए या विद्युत धारा का वर्गीकरण किया जाए या क्लासिफिकेशन किया जाए, तो विद्युत धारा यदि पूछा जाए कितने प्रकार की है, तो विद्युत धारा के जो प्रकार हैं ये हैं अपने पास में कितने, दो में एक विद्युत धारा को अपन बोलते हैं AC और दूसरी विद्युत धारा को अपन बोलते हैं DC। AC का पूरा जो नाम है इसको बोलते हैं अपन अल्टरनेटिव करंट। DC का पूरा जो नाम है इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो कई बार अपने पास ये छोटे छोटे ये दोनों क्वेश्चन भी बन जाते हैं, भाई AC का पूरा नाम क्या है, तो AC का पूरा नाम तो हुआ अल्टरनेटिव करंट, और DC का पूरा नाम क्या है,
तो डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट इसी क्लास में बोला जाएगा। इसके बाद में इनकी केवल और केवल शॉर्ट फॉर्म चलेंगी कि हाँ AC सप्लाई है, DC सप्लाई है, जनरेटर AC का है, DC का है, मोटर AC है, तो अपन AC DC बोलते रहेंगे, लेकिन इनके पूरे नाम बेसिक परिभाषाएं चल रही है। बिल्कुल अपनी शुरुआत हुई है थ्योरी की आज है, यो मान के चलो, बिल्कुल बच्चे की तरह देखना है कि एक एक चीज़ को अपन को सीखना है। तो AC का जो पूरा नाम है वो है अल्टरनेटिव करंट, DC का पूरा नाम डायरेक्ट करंट, AC को अपन बोलेंगे हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा, और DC को अपन हिंदी में बोलेंगे दिष्ट धारा, या इसको बोलते हैं एक दिशीय धारा। तो अपने पास में AC का पूरा नाम अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट को हिंदी में अपन बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा। दूसरा DC का पूरा नाम डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट को अपन बोलते हैं दिष्ट धारा या फिर एक दिशीय धारा। अब अपने पास में यदि चर्चा करें भाई AC अलग है, DC अलग है, यदि अपन देखें भाई अलग अलग हैं तो इनको बनाने वाले भी अलग अलग होंगे। तो AC बनाने वाले कोई भी हो उसको अपन क्या बोलते हैं कि स्रोत। तो यदि अपन चर्चा करें AC के स्रोत की, चर्चा करें AC के स्रोत की, अब अपन सब जितनी भी पूरी थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ सब शॉर्ट फॉर्म में चलेगी AC और DC। तो AC DC को अच्छी तरह देख लें अपन, जो जानते हैं वो अच्छी बात है, और जो नहीं जानते उनके हिसाब से क्लास है बिल्कुल। ये जो जानते हैं वो ये मत सोचना कि इनको तो हम जानते हैं, बहुत बच्चे की तरह पढ़ा रहे हैं, हम उनके हिसाब से पढ़ाएंगे जो बिल्कुल नहीं जानते। जो जानते हैं वो अपने लेवल का इंतज़ार करते रहें। तो अपने पास में AC का जो स्रोत है, मुख्य जो स्रोत है वो है अपन के पास में अल्टरनेटर। अल्टरनेटर को ही अपन बोलते हैं प्रत्यावर्तक, अल्टरनेटर को ही प्रत्यावर्तक। तो अपने पास में दूसरा जो स्रोत है वो है अपन के पास एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर को ही अपन बोलते हैं प्रवर्धक। तो अपने पास में AC के जो स्रोत हुए वो कौन कौन हुए, तो मुख्य जो स्रोत है जिसकी वजह से आज अपन के घर के अंदर, उद्योगों के अंदर जितनी भी AC सप्लाई आ रही है वो तो सारी किसकी वजह से आ रही है, अल्टरनेटर की वजह से। बाकी अपन को कहीं कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है तो अपन काम में लेते हैं एम्पलीफायर को। दूसरा अपने पास में यदि चर्चा करें कि DC के स्रोत, तो DC के जो स्रोत हैं अपने पास वो कौन हैं, तो सबसे पहले अपने पास में सेल, उसके बाद अपने पास बैटरी, छोटे आकार के जनरेटर जिनको अपन बोलते हैं डायनामो, या फिर अपन इनको बोलेंगे DC जनरेटर। जनरेटर को ही अपन बोलते हैं जनित्र। तो अपने पास में AC के स्रोत कौन है, DC के स्रोत कौन है, या AC अपन कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और DC अपन कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो AC का स्रोत है, मुख्य जो स्रोत है वो तो है अल्टरनेटर, जिसको अपन हिंदी में या फिर अपन बोल सकते हैं कि भाई निम्मी में। तो निम्मी अपने पास कोई भाषा नहीं है, निम्मी एक अपने पास पैटर्न है। तो अपने पास में निम्मी पूरा एक तकनीकी परीक्षाओं का एक सिस्टम है, और उस सिस्टम में जो किताबें लिखी गई हैं वो शुद्ध हिंदी में लिखी गई है, जिसको अपन गलती से निम्मी भाषा का नाम दे रखा है। निम्मी कोई भाषा नहीं है, अल्टरनेटर है, इसको अपन शुद्ध हिंदी में बोलेंगे प्रत्यावर्तक। दूसरा एम्पलीफायर को अपन बोलेंगे प्रवर्धक। अपने पास में DC के स्रोत की यदि चर्चा है, भाई DC कहाँ कहाँ से आ सकती है, तो सेल से, बैटरी, डायनामो, DC जनरेटर। अब सेल अपने पास कौन से सेल हैं, तो सेल भी अपने पास दो प्रकार के हैं जिनकी चर्चा अपन बिल्कुल, सेल बैटरी का टॉपिक पूरा एक सेपरेट है। तो सेल भी अपने पास दो प्रकार के हैं, प्राथमिक सेल जिनको अपन बोलते हैं प्राइमरी, दूसरा अपने पास में द्वितीयक सेल जिनको अपन बोलते हैं सेकेंडरी सेल। द्वितीयक या सेकेंडरी। तो सेल अपने पास है। बैटरी कौन होता है, तो अपने पास में ये भी अपने आप में एक परिभाषा है। बैटरी कौन है, तो सेलों का समूह क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा बैटरी। यदि एक से अधिक सेलों को जोड़ दिया जाए, उनका एक ग्रुप बना दिया जाए, उनका कनेक्शन कर दिया जाए, संयोजन बना दिया जाए,
तो वो जो सेलों का समूह बनेगा उसी समूह को नाम दिया गया क्या? बैटरी। बैटरी कोई अलग से नहीं है वो सेल ही है उसके अंदर, लेकिन सेलों को आपस में जोड़ दिया गया है। अब जोड़ने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, श्रेणी क्रम है या समांतर है या मिश्रित क्रम है, ये अपन चर्चा आगे करेंगे। अभी केवल बेसिक परिभाषाएं हैं। तो बैटरी की जो परिभाषा है वो क्या है, तो सेलों का समूह क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा अपना बैटरी। तो अपने पास में AC के स्रोत हो गए, DC के स्रोत हो गए, धारा के प्रकार हो गए। तो अपने पास में यदि अपन चर्चा करें वापस इसी परिभाषा में आओ, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, इसका मतलब बह रहे हैं। अपन ये बोल सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। अब धारा को जानने के लिए अपन को एक माध्यम की जरूरत पड़ेगी, और ये जो माध्यम है इस माध्यम को अपन बोलते हैं चालक तार, कंडक्टर या कंडक्टर वायर। इसके अंदर से यदि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, इसका मतलब कोई भी चीज़ कहीं से भी फ्लो कर रही है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, तो उसकी कोई ना कोई क्या रहेगी, दिशा भी रहेगी। तो अपने पास में अब यहाँ जो दिशा अपन को देखनी है वो किसकी देखनी है, विद्युत धारा की, या फिर अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा। और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को अपन क्या बोल रहे हैं, विद्युत धारा। तो उसी दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं भाई इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की जो दर है उसकी कोई ना कोई दिशा भी है, और उसी को अपन बोलेंगे विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा के परिचय में अपन ने सबसे पहले जब पढ़ा था, तो सबसे पहले अपन ने जब पढ़ा था तो उसमें अपन ने पढ़ा था भाई विद्युत धारा की जो खोज है, तो सबसे पहले अपने पास में चल विद्युत की जो खोज करी थी वो किस वैज्ञानिक ने करी थी, तो वो है अपन का कौन, वोल्टा। वोल्टा ने क्या बनाया था, एक सेल बनाया था। सेल भी कौन सी श्रेणी का बनाया था, तो उन्होंने एक प्राइमरी या प्राथमिक सेल। सेल का जो नाम है वो भी इनके नाम से मिलता जुलता है, वोल्टेइक सेल। और जो एक प्राइमरी सेल है, सेल बैटरी के टॉपिक में इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और ये जो सेल है ये बन गया था अपने पास में कब, सन 1800। थोड़ा सा गौर करना है यहाँ पे इस पॉइंट को, विद्युत धारा की यदि दिशा समझनी है तो यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा गौर करना कि अपने पास में स्थिर विद्युत की खोज तो किसने करी थी, थेल्स ने, और चल विद्युत की जो खोज करी थी वो किसने करी थी, वोल्टा ने। तो अपने पास में आज जो काम आ रही है वो सब चल विद्युत ही है, और वो चल विद्युत सबसे पहले खोजी थी किसने, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। और इस वोल्टा ने किसके द्वारा खोजी थी, तो इसने बनाया था सेल। किस टाइप का सेल था वो, प्राइमरी सेल। कौन सा सेल था, वोल्टेइक। कब बनाया था, 1800 में। दूसरी चर्चा अपन आज कर रहे हैं, परिभाषा में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर क्या कहला रही है, विद्युत धारा। तो इस इलेक्ट्रॉन की खोज, या अपन कह सकते हैं भाई इलेक्ट्रॉन का पता कब लगा था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी, तो अपने पास में और खोज किसने करी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी, तो ये तो हुई थी सन 1897 में अपने पास में। अब इस 1897 में और इस 1800 में अंतर देखो भाई। चल विद्युत जो एक प्राइमरी सेल वोल्टेइक सेल से जो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बनाया था वो तो अपन को कब मिल गई थी, 1800 में। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो खोज है, इलेक्ट्रॉन का जो पता लगा है वो तो कब जाके लगा है, 1897 में। तो लगभग ये जो 97 वर्ष बाद जब पता लगा है तो ये पूरी एक शताब्दी निकल गई। तो अपन के पास में यहाँ विद्युत धारा की दिशा, यदि अपन धारा की दिशा की चर्चा करें या विद्युत धारा की दिशा की चर्चा करें, विद्युत धारा की यदि दिशा की अपन चर्चा करें तो यहाँ अपने पास में एक तो है पुरानी अवधारणा, या फिर इसी को बोलते हैं पारंपरिक अवधारणा। तो अपने पास एक तो पुरानी अवधारणा है, दूसरी अपने पास में नई अवधारणा। कई सारे YouTube चैनल्स में आप देख भी रहे होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें देखो, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि भाई ये दो अवधारणाएं कैसे बन गई। विद्युत धारा तो एक ही अपने पास में, तो अपने पास में विद्युत धारा की दो अवधारणाएं कैसे बनी,
इलेक्ट्रॉन की खोज होने से पहले, इलेक्ट्रॉन की खोज तो हुई थी 1897 में, जबकि विद्युत धारा चल विद्युत की खोज हो गई थी 1800 में, और थेल्स ने ये खोज आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व कर दी थी। लेकिन वो विद्युत थी, वो स्थिर विद्युत थी। अब चल विद्युत में ही देखें तो 1800 में तो चल विद्युत का पता लग गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन का पता कब जाके लगा है? 1897 में। और विद्युत धारा की परिभाषा क्या कह रही है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को अपन क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। तो अपने पास में मेन जो चीज़ है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कब खोजा गया? 1897 में। और 1897 में जो इलेक्ट्रॉन खोज लिया था, तब जाके कौन सी अवधारणा आई अपने पास में? नई अवधारणा। उससे पहले जो चल रही थी वो अवधारणा है अपनी पुरानी अवधारणा। तो पुरानी अवधारणा के अनुसार यदि धारा की दिशा अपन से पूछे तो ये धारा की दिशा, ये जो धारा की दिशा आएगी ये आएगी धन से ऋण की ओर। कौन सी अवधारणा के हिसाब से? पुरानी अवधारणा या पारंपरिक अवधारणा के अनुसार यदि अपन से पूछे कि धारा की दिशा होती है तो आंसर अपना आएगा धन से ऋण की ओर, या फिर अपन बोलेंगे धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। धनात्मक से ऋणात्मक, या कई बार वो चिन्ह भी बना देता है कि धन से ऋण की ओर। तो अपने पास में ये जो है ये तो किसके आंसर हैं? पुरानी अवधारणा के। अब अपने पास में फिर अवधारणा क्या आई? नई। तो नई और पुरानी में कुछ तो अंतर आया होगा। अब यहाँ अंतर आने के लायक है क्या है भाई? इसमें यदि अपन ज़्यादा से ज़्यादा अंतर कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? धन की जगह ऋण लिख दें और ऋण की जगह धन लिख दें। इससे ज़्यादा और कोई बड़ा परिवर्तन यहाँ पे नहीं हो सकता। तो नई अवधारणा में इतना सा ही परिवर्तन करना है। नई अवधारणा के अनुसार यदि धारा की दिशा अपन से पूछी जाए एग्जाम में तो अपन को जो आंसर देना है वो क्या देना है? तो नई अवधारणा के अनुसार धारा की जो दिशा रहेगी वो रहेगी ऋण से धन की ओर। ऋण से धन की ओर। तो अपने पास में विद्युत धारा की दिशा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर आदमी ये पढ़ाएगा कि ये DMRC में आया था, NCERT में आ गया, या फिर ALP में आ गया, टेक्नीशियन में आ गया, 2014 में आ गया, 18 में आ गया, 10 में आ गया। मैं कह रहा हूँ देखो, क्वेश्चन कोई भी हो, कोई भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अपन को सारे क्वेश्चन रेडी करना है। ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा किसी क्वेश्चन के लिए अपन दावा नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं आया और आगे भी आने वाले एग्जाम में नहीं आएगा। कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन ये उन क्वेश्चनों में से हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन को विशेष फोकस रखना है। तो विद्युत धारा की दिशा होती है, तो विद्युत धारा की दिशा होती है। अब यहाँ पे अपने पास में थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। एक तो विद्युत धारा की दिशा होती है, और एक पुरानी अवधारणा के अनुसार विद्युत धारा की दिशा होती है, और एक नई अवधारणा के अनुसार विद्युत धारा की दिशा होती है। तो अपने पास में क्वेश्चन केवल यही पूछिए कि विद्युत धारा की दिशा होती है। तो सिंपल सी बात देखो कि विद्युत धारा ये शब्द कब आया अपने पास में? जब किसकी खोज हो गई? इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद जो अवधारणा है वो कौन सी है अपने पास में? वो है अपने पास में नई अवधारणा। तो क्वेश्चन केवल इतना ही आया कि विद्युत धारा की दिशा होती है। तो यहाँ भी अपना जो आंसर लगेगा वो भी लगेगा ऋण से धन की ओर, या कई बार वो चिन्ह बना देगा केवल अपन को माइनस से प्लस की ओर। तो क्वेश्चन केवल यही है, इसमें कोई नई पुरानी कुछ नहीं लिख रहा है। केवल क्वेश्चन इतना ही आया विद्युत धारा की दिशा होती है। तो उस कंडीशन में आंसर क्या देना है जब अपन को नई अवधारणा भी नहीं मिले और पुरानी भी अवधारणा नहीं मिले। क्वेश्चन केवल इतना सा ही मिले विद्युत धारा की दिशा होती है, तो उस समय अपना आंसर लगेगा ऋण से धन की ओर। अपन को क्वेश्चन दे कि नई अवधारणा के अनुसार विद्युत धारा की दिशा होती है, तो आंसर ऋण से धन की ओर। क्वेश्चन अपन से आएगा पुरानी या पारंपरिक अवधारणा के अनुसार विद्युत धारा की दिशा होती है, तो यहाँ आंसर है धन से ऋण की ओर या धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। तो अपने पास में
क्वेश्चनों की शुरुआत यहीं से हो जाती है। पहला क्वेश्चन तो यही है, विद्युत धारा क्या है। अब क्वेश्चन देखो, कई बार ऐसा होता है कि जो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शनों में से ही क्वेश्चन बन जाते हैं और क्वेश्चन को ऑप्शन बना देते हैं। तो हर क्वेश्चन को मैं बताऊं या नहीं बताऊं, या फिर कोई और पढ़ा रहा है वो बताए या नहीं बताए, ये खुद अपने आप में पैदा कर लो कि हर क्वेश्चन को दो तरीके से देखना है। मान लो ये क्वेश्चन है, यदि ये ऑप्शन में होता, या ऑप्शन में है ये क्वेश्चन में होता, तो दोनों तरीके से खुद कंपेयर करना सीखो। क्वेश्चन अपने ऐसे भी आ सकता है, भाई विद्युत धारा क्या है, तो अपन आंसर देंगे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन यहीं से रेडी हो सकता है अपना, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर क्या कहलाएगी, तो इसको अपन बोलेंगे विद्युत धारा। ऑप्शन में अपन को विद्युत धारा या प्रतिरोध, अपन को इस तरीके से फिर चार ऑप्शन देगा वो, प्रतिरोध है या फिर वोल्टेज है या विभव है, तो अपन को इस तरीके से चार ऑप्शन दे देगा। अपन को क्वेश्चन यहाँ से बना देगा वो, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर क्या कहलाएगी, इस तरीके से ऑप्शन, या फिर क्वेश्चन ये दे देगा विद्युत धारा क्या होती है, तो अपन को ऑप्शन फिर यहाँ पे मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर, या फिर प्रोटॉन के प्रवाह की दर, या न्यूट्रॉन के प्रवाह की दर, या ये सभी, या इनमें से कोई नहीं, या ए और बी दोनों। तो अपन को आंसर लगेगा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर। क्वेश्चनों में क्वेश्चन ढूंढना सीखो। तीसरा क्वेश्चन अपने पास में यही निकल के आएगा, इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन कण है या मूल कण है या अणु है या परमाणु है, तो अपना आंसर लगेगा ये कौन है, मूल कण। चौथा क्वेश्चन अपने पास में यहीं पे है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर किस प्रकार का आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है। पांचवा क्वेश्चन भी अपने पास यही है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का मान कितना होता है, तो -1.6 × 10⁻19 कूलाम। छठा क्वेश्चन भी अपना पास यही है, कूलाम क्या है, तो कूलाम एक मात्रक है। या फिर क्वेश्चन आएगा कूलाम किसका मात्रक है, तो कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। सातवां क्वेश्चन वो अपन को यही बना सकता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो अपना आंसर लगेगा कूलाम। तो क्वेश्चनों को आपस में जोड़ना सीखो, समझना सीखो। रट्टा लगाने से बिल्कुल थ्योरी में काम चलने वाला नहीं है। इस चीज़ को बिल्कुल जहन में बैठा लो कि यदि रट्टा लगा के तुम थ्योरी यदि तैयार करना चाह रहे हो तो बिल्कुल बहुत एकदम बेवकूफ़ी भरा काम है। समझने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं, कम समझ में आएगा। जो टॉपिक एक दिन में आना चाहिए था वो भले ही 3 दिन में आएगा, लेकिन समझने की कोशिश करो। रटने की कोशिश करोगे पार पड़ने वाली नहीं है। तो अपने पास में सातवां क्वेश्चन अपन ने यहीं तैयार कर लिया अपने पास, भाई आवेश का मात्रक कौन है, तो कौन हो गया, कूलाम। या फिर कूलाम किसका मात्रक है, तो आवेश का। अपने पास में दूसरा आ जाएगा, आठवां क्वेश्चन अपने पास यहाँ निकालें, भाई विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो अपने पास में हो गया एम्पियर। अपने पास में यहाँ से क्वेश्चन उल्टा रिवर्स भी आ सकता है, एम्पियर किस राशि का मात्रक होता है, तो 9वां क्वेश्चन यहीं से निकाल सकते हैं, एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो एम्पियर मात्रक होता है विद्युत धारा का। अपने पास में 10वां क्वेश्चन यहीं पे तैयार हो रहा है, विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है, विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है, तो विद्युत धारा का प्रतीक है आई। अपने पास में 11वां क्वेश्चन यहीं से बन सकता है उल्टा। 11वां क्वेश्चन बनेगा, आई लिख देगा वो अंग्रेजी वर्णमाला का आई अक्षर कौन सी राशि का प्रतीक है, तो अपन आंसर देंगे विद्युत धारा। अपने पास में आगे चलें तो फिर अपने पास 12वां क्वेश्चन, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, तो विद्युत धारा के यदि प्रकार की यदि अपन चर्चा करें तो विद्युत धारा के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, 2। और विद्युत धारा के जो 2 प्रकार हैं, एक क्वेश्चन तो यहीं से। दूसरा अपने पास में 13वां क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई विद्युत धारा के प्रकार कौन कौन से हैं, तो विद्युत धारा के 2 प्रकार हैं, एसी और डीसी। क्वेश्चनों की ही चर्चा यदि अपन आगे करें तो 14वां क्वेश्चन अपने पास यहीं पे रेडी है, एसी का पूरा नाम क्या है। अब ज़्यादातर लड़के इसको जानते हैं, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल आज तक नहीं पढ़ा है या बिल्कुल नई तैयारी करने लगे हैं तो उनके लिए ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और आगे जैसे जैसे थ्योरी में बढ़ोगे ऐसी बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म आएंगे जिनका अपन को जानकारी नहीं है। तो अपने पास तो इसको भी क्वेश्चन के रूप में ही देखना है कि भाई एसी का पूरा नाम क्या है, तो अल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा। 15वां क्वेश्चन, डीसी का पूरा नाम क्या है, तो अपन बोलेंगे डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा या एक दिशीय धारा।
आगे यदि अपन चले तो 16वां क्वेश्चन, एसी के स्रोत कौन कौन है। तो एसी का स्रोत कौन कौन होगा, तो एसी का स्रोत है अल्टरनेटर या प्रत्यावर्तक। अल्टरनेटर को ही अपन हिंदी में प्रत्यावर्तक। दूसरा एम्पलीफायर, एम्पलीफायर को ही अपन प्रवर्धक। अपने पास 17वां क्वेश्चन इसी बोर्ड के ऊपर देखें तो यहाँ पे अपन के पास में डीसी स्रोत कौन कौन से हैं। तो डीसी के स्रोत में सेल हैं, बैटरी हैं, डायनामो। सेल का नाम आते ही दोनों सेल शामिल हो गए, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी। बैटरी कौन है, तो अपने पास में अगला अपने पास यदि क्वेश्चनों की ही चर्चा करें तो 18वां क्वेश्चन ये है कि बैटरी क्या है। तो बैटरी की जो परिभाषा है वो ये है। अपने 18वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, सेलों का समूह। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया, सेलों का समूह क्या कहलाता है। तो अपने पास में सेल ही कहलाएगा, या बैटरी या जनरेटर बन जाएगा, या अल्टरनेटर। तो अपने पास सेलों का समूह कहलाता है बैटरी। दूसरा अपने पास में और यदि स्रोत देखें तो डायनामो। डायनामो क्या होता है, ये भी अपने आप में एक परिभाषा है। छोटे आकार के जो जनरेटर होते हैं, छोटे आकार के जनरेटर, इनको अपन बोलते हैं डायनामो। दूसरा अपने पास में डीसी जनरेटर, जो अपने आप में बहुत लंबा और भारी भरकम समझने के हिसाब से, न्यूमेरिकल के हिसाब से संरचना भी हैं, कार्य सिद्धांत भी हैं, वर्गीकरण भी हैं, छतियाँ भी हैं, यहाँ पे दक्षता भी हैं। तो पूरा एक कंप्लीट टॉपिक है, लेकिन अभी अपन केवल परिचय में के रूप में पढ़ रहे हैं। तो डीसी जनरेटर क्या होता है, तो डीसी पैदा करने वाली मशीन को अपन क्या बोलेंगे, डीसी जनरेटर। या फिर अपन दूसरे शब्दों में बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत में बदलने वाली मशीन क्या कहलाती है, डीसी जनरेटर। तो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत में बदलने वाली मशीन डीसी जनरेटर, और यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत में बदलने वाली मशीन वो कहलाएगी अपन की अल्टरनेटर या एसी जनरेटर। तो अपने पास में यदि आगे चर्चा करें तो अपन आगे यदि चर्चा करें तो फिर अपने पास में धारा की दिशा के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अपने पास में यहाँ अपने पास 19 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। सबसे पहले तो विद्युत धारा की यदि ये पूछा जाए तो पुरानी अवधारणा के अनुसार विद्युत धारा की दिशा क्या रहेगी, तो आंसर लगेगा धन से ऋण की ओर। क्वेश्चन ये उल्टा भी आ सकता है, कौन सी अवधारणा के अनुसार धारा की दिशा धन से ऋण की ओर होती है। तो फिर अपन आंसर देंगे पुरानी अवधारणा के अनुसार या पारंपरिक अवधारणा के अनुसार। ऐसे अपने पास में 20वां क्वेश्चन, नई अवधारणा के अनुसार धारा की दिशा होती है। तो अपने पास आंसर लगेगा ऋण से धन की ओर। 21वां क्वेश्चन यदि बनाना चाहें तो ये यहीं तैयार है, ऋण से धन की ओर धारा की दिशा होती है। ऑप्शन मिलेगा पुरानी अवधारणा के अनुसार, ऑप्शन मिलेगा नई अवधारणा के अनुसार, ऑप्शन मिलेगा ए और बी, ऑप्शन मिलेगा इनमें से कोई नहीं या ये सभी। तो अपना आंसर लगेगा नई अवधारणा के अनुसार। तीसरा, इसको बिल्कुल गौर से देखना है, विद्युत धारा की जो दिशा है, इसमें ना उसने नई अवधारणा को लिखा ना पुरानी अवधारणा को, केवल वो इतना सा लिखेगा विद्युत धारा की दिशा होती है। तो उस समय भी आंसर अपना ऋण से धन की ओर। चाहे वो नई लिखे तो भी आंसर यही लगेगा, नहीं लिखे तब भी आंसर यही लगेगा। तो इसका मतलब नहीं लिखे या नहीं लिखे आंसर ऋण से धन की ओर ही रहेगा। केवल अपन को हटके याद रखना है तो कौन सी अवधारणा, पुरानी अवधारणा के अनुसार। तो अपने पास यहाँ तक लगभग अपन कितने क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं, 21 क्वेश्चनों में क्वेश्चन अपन यहाँ और भी कई सारे बना सकते हैं। देखो बहुत सारे टीचर आपको ये बताएंगे भाई मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन लिखा दूंगा। मैं कहता हूँ आप टॉपिक को समझो, क्वेश्चन तुम खुद बना लोगे, आंसर तुम खुद ढूंढ लोगे, क्वेश्चन बनाना खुद सीख जाओ। तो यहाँ तक अपन के पास 21 क्वेश्चन अपने तैयार हैं। अब अपन चलते हैं अगली परिभाषा पर। दूसरी परिभाषा अपन लेते हैं
विद्युत वाहक बल। चलो इस परिभाषा को स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा टॉपिक और छूट गया ऐसी धारा में से। धारा के मात्रक और प्रतीक हो गए थे। तो विद्युत धारा का जो मात्रक हुआ, मात्रक तो हुआ अपना कौन, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक हुआ एम्पियर। इस एम्पियर को भी अपन दर्शाएंगे तो किससे दर्शाएंगे, ए से। दूसरा विद्युत धारा का जो प्रतीक है ये हुआ अपन का आई। अपन के पास में इस प्रतीक को भी ध्यान रखना, इस प्रतीक की जगह अपन को लिखा आ सकता है क्या, चिन्ह, या चिन्ह की जगह क्या लिखा आ सकता है, निशान। चिन्ह की जगह निशान। तो अपने पास में प्रतीक पूछ सकता है कि भाई विद्युत धारा का निशान क्या होता है, तो अचानक से चौंकना नहीं कि निशान क्या है। तो जो प्रतीक है इसी का पर्यायवाची है चिन्ह और चिन्ह का पर्यायवाची है निशान। तो अपन से चाहे वो प्रतीक पूछे, चिन्ह पूछे या निशान, ऐसे अपन से वो मात्रक पूछ सकता है, या मात्रक की जगह अपन से वो क्या बोल देगा, यूनिट, विद्युत धारा की यूनिट, या फिर यूनिट की जगह अपन को वो क्या लिख के दे सकता है, इकाई। तो अपने पास में विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, या यूनिट क्या होती है, या मात्रक क्या होते हैं। तो अपने पास में विद्युत धारा का यूनिट, इकाई या मात्रक एम्पियर, और एम्पियर का जो प्रतीक है वो है अपन का ए। और अपने पास में विद्युत धारा का जो प्रतीक है, विद्युत धारा का मात्रक नहीं, गौर से देखना, विद्युत धारा का जो प्रतीक है वो है अपन का आई। अब यहाँ इन दोनों चीज़ों को एक बार बिल्कुल बेसिक चल रहा है, गौर से देखना है कि विद्युत धारा का प्रतीक कौन है, आई है। विद्युत धारा का प्रतीक आई है। इसका मतलब, प्रतीक का मतलब क्या है, चिन्ह का मतलब क्या है, या निशान का मतलब क्या है। तो सिंपल सी बात अपन समझें तो जिस जगह अपन को विद्युत धारा लिखना हो, जिस जगह अपन को क्या लिखनी हो, विद्युत धारा, इस विद्युत धारा को यदि नहीं लिखना चाहें तो इसकी जगह फिर अपन क्या लिख सकते हैं, आई। और जैसे जैसे थ्योरी में आगे बढ़ेंगे और अपन को कहीं अक्षर लिखा हुआ देखे कौन, आई, इसका मतलब इस आई को अपने आप में क्या समझ लेना है, विद्युत धारा। तो अपन आगे चलेंगे, आई बराबर बी बटे आर, आई बराबर क्यू बटे टी। लेकिन आई है कौन, तो सबसे पहले तो आई को ही समझें। तो एक जगह अपन लिखना चाह रहे हैं विद्युत धारा, और ये उस विद्युत धारा की जगह अपन क्या लिख दें, आई। अपन आजकल सब मोबाइल चलाते हैं, अपने पास में किसी बात का यदि अपन को समर्थन करना हो, या अपन कहते हैं कि हाँ भाई ये बात सही है, तो एक तो अपन लिख के बोलें कि हाँ ये बात सही है। और आजकल मोबाइल वगैरह में इमोजी देखा होगा, यदि अपन को किसी सही बात का समर्थन करना होता है तो अपन सीधा क्या दिखा देते हैं, ऐसे अंगूठा दिखा देते हैं। इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है, सही है। तो ये उसका क्या बन गया, चिन्ह बन गया। भाई अपन ने किसी से पूछा और उसने ऐसे कर दिया, इसका मतलब वो कह रहा है कि हाँ तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो। तो अपने पास में प्रतीक, चिन्ह या निशान क्या है, तो अपन के पास ये ध्यान रखना कि जिस जगह अपन को विद्युत धारा लिखना है उस जगह अब अपन किसको लिख सकते हैं, आई को। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि विद्युत धारा का प्रतीक या चिन्ह या निशान या संकेतक भी बोलते हैं, तो वो कौन है, अपना आई है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल एक बार गौर से समझ लेना। विद्युत धारा का चिन्ह, निशान या संकेतक कौन हुआ, आई। तो आगे आने वाली राशि हैं उन सभी के मात्रक होंगे, मात्रकों के प्रतीक अलग हैं और राशियों के प्रतीक अलग हैं। आई जो प्रतीक है वो विद्युत धारा है, और विद्युत धारा अपने लिए क्या है, एक वैद्युतिक राशि है। तो ये एक राशि का प्रतीक है कौन, आई। दूसरा अपने पास में ये जो ए कौन है, तो ए एम्पियर का प्रतीक है। इस एम्पियर का यदि प्रतीक पूछे तो वो कौन है, ए। लेकिन एम्पियर राशि नहीं है, एम्पियर कौन है, एम्पियर मात्रक है। तो एम्पियर हुआ मात्रक, लेकिन इस एम्पियर का भी प्रतीक कौन है, ए। अब अपन एम्पियर ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई किसी परिपथ में धारा का जो मान है वो कितना है, 10 एम्पियर। अपन इस एम्पियर को नहीं लिखना चाह रहे, तो अब इसकी जगह इसका जो प्रतीक है, चिन्ह, निशान है, संकेतक है, वो कौन है, अपना ए। अब ए लिखा हुआ है तो अपने आप में इसको क्या पढ़ना है, 10 एम्पियर पढ़ना। क्या पढ़ना है, 10 एम्पियर। तो ए किसका चिन्ह या निशान या संकेतक या किसका प्रतीक हुआ, एम्पियर का। जबकि एम्पियर राशि नहीं है, एम्पियर तो क्या है, मात्रक। किसका मात्रक है, तो वह है विद्युत
धारा का। तो अपने पास में ये चीज़ क्लियर होगी। आगे आने वाली सब परिभाषाओं में यही कहानी आएगी, लेकिन समझने के लिए सबसे मेन चीज़ है कि आप इसको यहीं समझो कि मात्रक क्या होता है। तो कोई भी इकाई जिसके अंदर इस राशि का मान दर्शाया जाता है तो वो उसका क्या कहलाएगा, मात्रक। तो धारा का मान किस में दर्शाया जाएगा, तो वोल्टेज में दर्शाएंगे नहीं, ओम में दर्शाएंगे नहीं, अपन वाट में नहीं दर्शाएंगे। धारा का मान दर्शाने के लिए काम में आने वाली जो इकाई है वो उसका मात्रक है। तो धारा को किस में दिखाएंगे अपन, एम्पियर में। और एम्पियर का प्रतीक कौन हुआ, ए। अपने पास में दूसरा धारा का प्रतीक कौन है, तो धारा अपने आप राशि है, इस धारा का प्रतीक है वो है आई। अब अपने पास सवाल ये भी आएगा कि प्रतीकों की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है अपन को इनको लिखने की, अपन तो विद्युत धारा ही लिख लेते हैं। लेकिन अपन को इतना बड़ा शब्द यदि कहीं लिखना है तो उसकी जगह अपन सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, आई। कहीं अपन को एम्पियर लिखना था, एम्पियर नहीं लिखना पसंद करते, तो फिर अपन क्या लिख सकते हैं अब, ए। या फिर ए लिखा हुआ है तो अपन सीधा सीधा उसको क्या पढ़ेंगे अब, एम्पियर। अब अपन यहाँ लिख सकते हैं I बराबर 10A। इसका मतलब विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है। जहाँ तक है बात समझ में आ गई होगी। आगे और चलते हैं, कई डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। चलो, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को समझने से पहले इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसी को अपन शॉर्ट में बोलते हैं EMF। तो अपने पास में इसी के 3 नाम हो गए। नाम 3 अलग अलग हैं लेकिन है चीज़ एक ही। या तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, विद्युत वाहक बल, या फिर इसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर इसी को अपन बोल रहे हैं क्या, EMF, विद्युत वाहक बल। अब इस विद्युत वाहक बल को समझना है तो उससे पहले एक बार इस परिभाषा को वापस पढ़ो। यहाँ लिख रहा है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन। और विस्थापन अपने पास क्या बिना बल के संभव है, तो बिना बल के विस्थापन संभव नहीं है। बिना बल के विस्थापन संभव नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन हो रहा है उनका, तो कोई ना कोई तो बल वहाँ पर कार्य कर रहा है। उस इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित कराने का काम कोई ना कोई बल तो कर रहा है, क्योंकि बिना बल के कोई भी विस्थापन संभव नहीं है। अब अपने पास में वो इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित कराने वाला बल वो कहलाता है अपन का विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल की बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, इसी को समझ लिया, इसी में से परिभाषा निकल के आई किसकी, विद्युत वाहक बल की। तो विद्युत वाहक बल की यदि परिभाषा देखें तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित कराने वाला बल। अब यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या इस पूरे की जगह अपन ये भी लिख सकते हैं कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्थान है कहाँ है, परमाणु में ही है। परमाणु के भी कहाँ पे है, कक्षाओं में है। तो अपन को सीधा सा देखना है कि इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या इलेक्ट्रॉन को एक परमाणु से दूसरे परमाणु में ले जाने वाला या प्रवाहित करने वाला जो बल है, उस बल को अपन बोलते हैं विद्युत वाहक बल। जब तक विद्युत वाहक बल नहीं होगा
तो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक परमाणु से दूसरे परमाणु के अंदर नहीं जाएगा, और जब तक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में नहीं जाएगा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए सबसे मेन चीज़ कौन है? विद्युत वाहक बल। अब अपने पास में विद्युत वाहक बल की परिभाषा होगी, लेकिन अपन को कितना विद्युत वाहक बल कहाँ लगाना पड़ रहा है उसको नापने के लिए, उसको मापने के लिए क्या बनाया गया? एक मात्रक। तो विद्युत वाहक बल को किस में नापेंगे? जैसे विद्युत धारा को अपन नाप रहे हैं कि एम्पियर, भाई 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, 100 एम्पियर है, 1000 एम्पियर है। ऐसे ही अपन विद्युत वाहक बल कितना लगा रखा है अपन ने उसको नापने के लिए जो मात्रक है, तो विद्युत वाहक बल का जो मात्रक है वो कौन है अपने पास में? वोल्ट। और विद्युत वाहक बल की जगह अपन कौन सा अक्षर लिख सकते हैं या विद्युत वाहक बल को किसके द्वारा दर्शा सकते हैं? और जिसके द्वारा दर्शा सकते हैं वो कहलाता है उसका प्रतीक। तो विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ का जो प्रतीक है या चिन्ह है या निशान है या संकेतक है, वो प्रतीक, निशान या संकेतक कौन है? तो वो है अपन का ई। और ई भी ध्यान रखना कौन सा? अपने कैपिटल ई। आगे जब पढ़ेंगे तो इस छोटी ई का मतलब अलग है और इस बड़ी ई का मतलब अलग है। आगे जब अपन पढ़ेंगे तो अपने पास में बड़े एफ का मतलब और छोटे एफ का मतलब अलग अलग। आगे अपन जब जैसे जैसे अपन चलेंगे अपने पास इस जी का मतलब अलग है और इस जी का मतलब अलग। ये सब अपने पास प्रतीक बनेंगे तो इनको अपन एक साथ तो पढ़ नहीं सकते, और एक साथ पढ़ भी लें तो समझ नहीं सकते, कोशिश भी करेंगे तो याद नहीं रह सकते। तो मात्रक और प्रतीक कहीं भी आप सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, इनको टुकड़ों में पढ़ें। जैसे जैसे टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक में कौन कौन से उनको पूरा कवर कर लें, एक साथ सबको पढ़ने की कोशिश नहीं कर। तो अपने पास में विद्युत वाहक बल क्या है? तो किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरी बात किसी चालक में इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित कराने वाला जो बल है वो है अपन का विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। दूसरा, इसका मात्रक कौन है? तो अपने पास में इसका मात्रक हो गया कौन? वोल्ट। तो 21 क्वेश्चन अपने वहाँ तैयार हो गए, और यहाँ अपने पास क्वेश्चन आता है 22वां। फिर यहाँ क्वेश्चन आता है अपने पास 23वां, और 23वां क्वेश्चन क्या है? ईएमएफ का मात्रक या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मात्रक या विद्युत वाहक बल का मात्रक कौन है? तो वो है वोल्ट। मात्रक के लिए मैंने बता दिया, मात्रक को अपन क्या क्या बोल सकते हैं? मात्रक कोई इकाई या यूनिट या मात्रक। ऐसे ही अपने पास जैसे विद्युत धारा का प्रतीक कौन था? तो विद्युत धारा का प्रतीक था आई। ऐसे ही विद्युत वाहक बल या ईएमएफ का जो प्रतीक रहेगा वो कौन रहेगा? ई। एम्पियर का जैसे प्रतीक था ए, ऐसे ही इस वोल्ट का जो प्रतीक होगा वो होगा बी, विक्टोरिया वाला। तो ये जो बी है ये किसका प्रतीक है? ये है वोल्ट का। आगे चलेंगे तो ये बी और कभी किसी का प्रतीक निकलेगा। ऐसा नहीं है कि एक अक्षर एक ही का प्रतीक है, एक अक्षर एक से ज़्यादा राशियों के लिए प्रतीक है या मात्रकों का प्रतीक है। तो आगे चल रहे हैं अपन, बढ़े आगे। तो भैया वोल्ट है अपने पास, और इस वोल्ट का प्रतीक है कौन? बी। अब अपने पास में इलेक्ट्रॉन हो गया, विद्युत वाहक बल हो गया। एक होता है अपने पास में विभव, एक होता है विभव, जैसे को अपन बोलते हैं पोटेंशियल। विभव क्या होता है? तो अपने पास में इलेक्ट्रॉन है, एक मूल कण है, उस मूल के कण के ऊपर एक निर्धारित मान का आवेश है जिसको अपन बोलते हैं इकाई आवेश। क्या बोलते हैं उसको? इकाई आवेश। अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है या इकाई आवेश जा रहा है, बात दोनों एक ही हैं। भाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसका मतलब इकाई आवेश जा रहा है। तो अपने पास में विभव की जो परिभाषा है ये है इकाई आवेश को, इकाई आवेश को अनंत से, इकाई आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक, इकाई आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। इकाई आवेश को अनंत से किसी
निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो विभव की परिभाषा को ढंग से समझना है। यदि विभव की परिभाषा अच्छी तरीके से अपने समझ में आती है तो विभवांतर की परिभाषा भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। इकाई आवेश को, तो अपने पास इकाई आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक, तो सबसे पहले तो ये इकाई आवेश के रूप में चल कौन रहा है, तो वो है इलेक्ट्रॉन। तो अपने पास में सीधा उस भाषा को समझाने के लिए यहाँ लिख दिया इकाई आवेश। इकाई आवेश को अनंत से, कोई जगह का ठिकाना नहीं है कहाँ से लेके चलेगा, अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, इस कार्य को बोला जाता है विभव। अब अपने पास में विभव का भी मात्रक है, भाई कितना कार्य किया, तो उसको अपन नापने के लिए मात्रक है। तो विभव का जो मात्रक है वो भी कौन है, वोल्ट। विभव का मात्रक वोल्ट, और इसका भी एक प्रतीक होगा, और विभव का जो प्रतीक है वो है बी। अब यहाँ अपने पास ध्यान रखना, इस वोल्ट का प्रतीक, इस वोल्ट का जो प्रतीक है वो भी कौन है, बी। तो ये तो एक मात्रक है वोल्ट, इस मात्रक का प्रतीक है कौन, बी। लेकिन बी ध्यान रखना है कौन है, प्रतीक है। बी है कौन है, एक प्रतीक। यहाँ भी बी यदि है तो ये भी अपना कौन है, एक प्रतीक है। तो अपने पास ध्यान रखना ये जो बी है ये किसका प्रतीक हुआ, यहाँ विभव का। तो अपने पास में वोल्ट का प्रतीक भी बी और विभव का प्रतीक भी बी। अब क्वेश्चन आ जाए बी किस किस का प्रतीक है, तो बी यहाँ दो मिल गए कि भाई विभव का जो प्रतीक है वो भी बी है और वोल्ट का जो प्रतीक है वो भी बी है। तो अपने पास एक बार तो वो राशि के रूप में दिखा रहा है और एक बार मात्रक के रूप में। दूसरा अपने पास में है, ये है अपने पास विभव। यदि अपन दूसरी नहीं सॉरी, ये तीसरी परिभाषा थी और ये है अपनी चौथी परिभाषा। चौथी परिभाषा यदि अपन देखें तो किसी चालक के दोनों जो एंड हैं, दोनों ओर के सिरों के विभव का अंतर। अब अपने पास में परिभाषा को एक बार पढ़ें तो परिभाषा बोल रही है किसी चालक के दोनों ओर के सिरे, मान लिया अपन ने ये चालक है, इसके ये दोनों ओर के क्या हैं, सिरे हैं। दोनों ओर के सिरों के विभव का अंतर, इस सिरे का विभव और इस सिरे का विभव। तो पहले विभव को समझना है कि भाई विभव है क्या है। तो इकाई आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक, मान लो यहाँ तक लाने में किया गया कार्य और एक यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, दोनों ही क्या कहलाएंगे, विभव। भाई अनंत से आ रहा है वो और निश्चित बिंदु तक, वो एक बिंदु तो ये है और दूसरा बिंदु ये है। अनंत से अपन को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है उसको अपन बोल रहे हैं विभव। तो इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य भी विभव कहलाएगा और इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य भी विभव कहलाएगा। और इसके दोनों सिरों के विभव में यदि अंतर है और अंतर आता है 100%, तो किसी चालक के दोनों सिरों के विभव का अंतर, और उसको अपन बोलते हैं विभवांतर। इसी को अपन बोलते हैं विभवांतर, या फिर इसी को अपन शॉर्ट में बोलते हैं पीडी। शॉर्ट में इसको अपन पीडी, और पीडी कौन है, तो पीडी को अपन पूरा यदि लिखेंगे तो इसका पूरा नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। तो अपने पास में विभवांतर क्या है, तो किसी चालक के दोनों ओर के सिरों के विभव का अंतर क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा अपन का विभवांतर। क्वेश्चनों की यदि गिनती करेंगे तो अपने पास 23वां क्वेश्चन यहाँ था, 24वां क्वेश्चन यहाँ है, 25वां क्वेश्चन अपने पास यहाँ
26वां क्वेश्चन अपने पास ये परिभाषा, या इधर से क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इकाई आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? तो आंसर देंगे विभव। या विभव क्या होता है? तो इकाई आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। दूसरा अपने पास में यदि देखें तो 27 नंबर का क्वेश्चन यहाँ कि भाई विभव का मात्रक क्या होता है? तो विभव का मात्रक वोल्ट, या वोल्ट मात्रक है तो किसका है? विभव का है। और का भी होता है लेकिन उसकी चर्चा अपन आगे कर रहे हैं अभी। दूसरा बी प्रतीक है तो किसका प्रतीक है? विभव का। या विभव का प्रतीक कौन है? तो वो है बी। या क्वेश्चन आएगा बी किस किस का प्रतीक है? तो अब तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से तो बी प्रतीक किसका है? विभव का भी है। बी प्रतीक किसका है? वोल्ट का। लेकिन यदि विभवांतर के भी यदि मात्रक प्रतीक देखे जाएं, विभवांतर के मात्रक और प्रतीक, विभवांतर के मात्रक और प्रतीक यदि देखे जाएं तो इनको गौर से देखो कि ये विभवांतर कोई नई राशि नहीं है। विभवांतर कोई नई राशि नहीं है जो यहाँ पे नए मात्रक और नए प्रतीक आएंगे। विभवांतर है क्या? कोई चालक है, उसके दोनों सिरों पे विभव है और उस विभव का क्या है? अंतर है। तो जो विभव के मात्रक प्रतीक हैं वो ही उस अंतर के या विभवांतर के या पोटेंशियल डिफरेंस के या पीडी के क्या होंगे? मात्रक और प्रतीक। तो विभव का ही तो अंतर है, तो जो विभव के मात्रक प्रतीक होंगे वही मात्रक प्रतीक किसके होंगे? विभवांतर के। तो विभवांतर का मात्रक अब अपन को अलग से रटने की जरूरत नहीं है। विभवांतर का जो मात्रक है वो कौन है? वोल्ट। और इस वोल्ट का प्रतीक कौन है? बी। और विभवांतर का यदि प्रतीक पूछा जाए तो ये भी अपना वी है। तो अपने पास विभव और विभवांतर दोनों के ही मात्रक और प्रतीक एक जैसे, अलग अलग रटने की जरूरत नहीं है। तो अपने पास में यदि क्वेश्चनों की बारी देखी जाए तो 28वां क्वेश्चन यहाँ पे और 29वां क्वेश्चन यहाँ पे और 30वां क्वेश्चन यहाँ पे। अब इन क्वेश्चनों को यदि अपन पढ़ाएं और यदि बच्चों को लिखाएं तो अपन मान रहे हैं कि भाई ये अपन ने एक क्वेश्चन गिन रखा है, इसमें से अपन 4 क्वेश्चन और बना दें। पन्ने भराने वाली यदि बात आए तो इन 30 क्वेश्चनों के अपन 45 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। लेकिन पढ़ने भरने के बजाय आप क्वेश्चनों की भाषा को समझने की कोशिश करें। तुम खुद क्वेश्चन बनाना कि इसमें से और कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या, किस तरीके से बन सकता है, उसका आंसर कैसे अपन दे सकते हैं, इस तरीके से थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करें। आज अपने पास जो परिभाषाएं हो पाई हैं वो केवल 4 परिभाषाएं हो पाई हैं बेसिक की। अब इसका पार्ट 2 यदि आपको देखना है इसी तरीक़ा से, यदि बेसिक परिभाषाओं का पार्ट 2 समझना है तो अगली वीडियो का बिल्कुल इंतज़ार करना। इस वीडियो में यदि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया हो जिसमें आपको डाउट हो या आपको कन्फ्यूजन हो या वो क्वेश्चन यहाँ नहीं आया हो और आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालना, उसका आंसर आपको मिलेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत। जय हिंद, जय भारत।